हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिडनाइट मास। कहानी की शुरुआत में हमें राइली फ्लिन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने नशे की हालत में तारा नाम की एक लड़की को अपनी कार से उड़ा दिया है। इस एक्सीडेंट में उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की की मौत हो गई। राइली से ये एक्सीडेंट गलती से हुआ था, पर फिर भी उसे तारा के खून के इल्जाम में 4 साल की सजा हो जाती है। जेल में हम देखते हैं कि राइली भगवान पर विश्वास करने वाला एक इंसान है जो जेल में रोज बाइबल पढ़ता है। पर यहाँ जेल में राइली की एक भी रात सुकून से नहीं गुजरती, क्योंकि अब उसको हर रात मरी हुई तारा दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और 4 साल हो जाते हैं। राइली भी जेल से छूटकर अब अपने होम टाउन क्रॉकेट आइलैंड पर आ जाता है। क्रॉकेट आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पर सिर्फ 100 या फिर 150 लोग ही रहते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग मछली पकड़कर पैसे कमाते हैं। पर 1 साल पहले एक हादसे में यहाँ के समुद्र में बहुत सारा ऑयल गिर गया था, जिस वजह से यहाँ की सारी मछलियाँ चली गई और इस कारण की वजह से लोग यहाँ से जाने लगे। इस आइलैंड के अधिकांश लोग क्रिश्चियन हैं और यहाँ सिर्फ एक ही चर्च है। राइली जैसे ही बोट से नीचे अपने घर इस आइलैंड पर कदम रखता है तो उसे उसकी मॉम वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देती है, जो उसको लेने आई होती है, क्योंकि उन्होंने उसे 4 साल पुराने कार एक्सीडेंट के लिए माफ कर दिया है। लेकिन राइली के डैड ने उसको अभी तक उसके लिए माफ नहीं किया है। राइली भी इन 4 सालों के अंदर काफी बदल गया है। अब वो पहले की तरह धार्मिक नहीं रहा है। अब उसको भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। घर के रास्ते पर जाते हुए राइली और उसकी मॉम को क्रॉकेट आइलैंड का शेरिफ हसन हेलो बोलता है। तभी शेरिफ हसन इस आइलैंड के एक नशेड़ी आदमी जो को जेल में बंद कर देता है। वो उसे रोज ही जेल में डाल देता है ताकि दारू के नशे में वो कहीं खो न जाए। आगे हम एरिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शायद प्रेग्नेंट है। वो हर रोज इस आइलैंड के इकलौती डॉक्टर सैरा के पास अपना चेकअप करवाने आती है। तभी उन दोनों की नजर वापस आते हुए राइली और उसकी मॉम पर पड़ती है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि राइली और एरिन पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अपने घर आकर भी राइली रात को चैन से नहीं सो पाता है। उसे अभी भी मरी हुई तारा दिखाई देती है, जिसके बाद हमें राइली के छोटे भाई वॉरेन को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ नशे की कुछ चीजें लेकर एक बोट से इस आइलैंड के दूसरी ओर जाता है। वो सभी वहाँ पर नशा करने लगते हैं। उधर आइलैंड पर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ इस आइलैंड के शेरिफ हसन और यहाँ के मेयर सबको ये बताते हैं कि कल शाम को बहुत तेज तूफान आने वाला है, तो सभी लोग अपने अपने घरों में रहेंगे और अगर तूफान ज्यादा तेज हुआ तो सब लोग चर्च में आसरा लेंगे। यहाँ चर्च की देखभाल करने वाली मिस कीन शेरिफ हसन को कुछ बातों पर नीचे दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि शेरिफ हसन एक मुस्लिम है और कीन को दूसरे धर्म के लोग पसंद नहीं। असल में मिस कीन एक बुरी औरत है और वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार मानती है और दूसरे धर्म के लोगों से जलती है। वो उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश भी करती है। उधर खाना खाते वक्त राइली की मॉम राइली से उसको कल अपने साथ चर्च जाने को बोलती है, जिस पर राइली बोलता है कि वो अब इन चीजों को नहीं मानता। जिसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग सुबह प्रार्थना करने के लिए चर्च में जाते हैं। हमें वहाँ मेयर की पत्नी डॉली और उनकी बेटी लीजा भी दिखाई देती है। लीजा चल नहीं सकती क्योंकि कुछ समय पहले उसके पैर पर किसी ने गोली मार दी थी, जिससे वो विकलांग हो गई। इसीलिए वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती है। राइली की मॉम राइली को अपने साथ जबरदस्ती ले आती है। चर्च में हमको ये पता चलता है कि इस चर्च के पुराने फादर मॉन्सिग्नर प्रुइट काफी बीमार हैं और ठीक होने के लिए एक जगह पर गए हैं। इसीलिए उनकी जगह यहाँ पर पॉल हिल नाम के एक नए फादर आए हैं। फादर पॉल सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सुबह की प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना खत्म होने के बाद फादर पॉल सभी को अपने हाथों से वाइन और ब्रेड खिलाते हैं। नए फादर सब लोगों को अच्छे लगते हैं। शाम को क्रॉकेट आइलैंड पर बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है, जहां राइली को अपने घर की खिड़की से ऐसे तूफान में समुद्र के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। राइली को इंसान चर्च के पुराने फादर जैसा लग रहा होता है। वो उसे बचाने के लिए बाहर जाता है, पर देखते ही देखते वो इंसान गायब हो जाता है। अगली सुबह राइली की फैमिली को समुद्र के किनारे बहुत सारी बिल्लियां मरी हुई मिलती हैं, जिसको देखकर वो सब डर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन बिल्लियों की गर्दन किसी ने नोच दी हो, जिन्हें देखकर मेयर को लगता है कि इन बिल्लियों से महामारी फैल सकती है। इसीलिए वो सभी बिल्लियों को वहाँ से हटाकर कहीं दफनाने को कहते हैं। अब हमें फादर पॉल को डॉक्टर सैरा के घर पे दिखाया जाता है। वो सैरा की बीमार मॉम मिल्ड्रेड को चर्च की सुबह की प्रार्थना सुनाने आए होते हैं कि वो गॉड पर भरोसा करती है। फादर पॉल सैरा की मॉम को भी चर्च की वाइन पिलाते हैं। अगले दिन ईस्टर होता है। सभी लोग चर्च में जाते हैं, जिधर फादर पॉल सभी को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं और जिंदगी में कभी हार न मानने को कहते हैं। अब क्योंकि राइली को
अपनी डबल ए मीटिंग के लिए रोज मेनलैंड जाना पड़ता था, जिसका पता फादर पॉल को चल गया था। इसीलिए फादर पॉल उसकी डबल ए मीटिंग यही आइलैंड पर रख देते हैं ताकि उसका समय बच सके। डबल ए मीटिंग असल में अल्कोहल को छुड़वाने के लिए होती है। ये मीटिंग वो लोग लेते हैं जो अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, पर राइली को ये मीटिंग कानूनी तौर पर लेनी पड़ रही थी क्योंकि उसने नशे की हालत में ही कार से तारा को मार दिया था। उधर मेयर और बाकी सभी ईस्टर की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जू अपने कुत्ते के साथ आ जाता है, जिसे देखकर मेयर और उसकी वाइफ डॉली भड़क जाते हैं। उनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि उनकी बेटी लीजा के व्हील चेयर पर बैठने का कारण जू है। उसने एक दिन गलती से लीजा के पैर में गोली मार दी थी, जिससे वो अब कभी भी नहीं चल सकती थी। इसी पार्टी में कोई जू के कुत्ते को जहर देकर मार देता है। शेरिफ हसन की तहकीकात से पता चलता है कि मिस कीन कुछ दिन पहले चूहे मारने का जहर लेकर गई थी। ये जानकर वो समझ जाते हैं कि उसने ये काम किया है क्योंकि उसे जू का कुत्ता पसंद नहीं था। जिसके बाद हम राइली को देखते हैं जो फादर पॉल के पास अपनी नशा मुक्ति क्लासेस यानी डबल ए मीटिंग के लिए आया होता है। फादर उससे धर्म और ईश्वर की कुछ बातें करते हैं, जिस पर राइली गुस्सा हो जाता है। वो फादर से कहता है कि मैं किसी गॉड को नहीं मानता क्योंकि अगर गॉड होते तो उस दिन मेरे हाथों से तारा का खून नहीं होता और मेरी जिंदगी आज इतनी बर्बाद ना होती। अगर गॉड होते तो मेयर की बेटी लीजा को हमेशा ऐसे व्हीलचेयर पर ना बैठने देते। अगर गॉड होते तो उस दिन तूफान में इतने सारे लोगों के घर ना उड़ते। फादर पॉल राइली की इन बातों को सुनते रहते हैं, जिनके जवाब में वो उसको कहते हैं कि गॉड समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। जिसके बाद हम राइली और एरिन को एक बार फिर से बात करते हुए देखते हैं। अब रात को आइलैंड के दूसरी ओर हमें बाउल नाम के एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है, जिसे एक अजीब सा मॉन्स्टर मारकर उसका खून पीने लगता है। अगली सुबह चर्च में फादर पॉल सभी को फिर से वाइन और ब्रेड बांटते हैं, लेकिन इस बार फादर पॉल मेयर की बेटी लीजा को खड़े होकर अपने पास वाइन और ब्रेड लेने को आने को कहते हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं। तभी लीजा खुद अपने पैरों पर खड़े होकर फादर के पास जाती है। ये चमत्कार देखकर सभी लोगों की आंखें चौंक जाती हैं। मेयर और उसकी वाइफ डॉली इस चीज को देखकर रोने लगते हैं। फादर पॉल लीजा को ठीक करते ही बीमार हो जाते हैं। वो वहाँ से फौरन अपने रूम में आ जाते हैं, जिनके मुंह में खून होता है। फादर पॉल के इस चमत्कार के बाद आइलैंड के सभी लोग अपनी परेशानियों को ठीक करने के लिए उनके पास आने लगते हैं, जिस पर मिस कीन उन सभी से कहती है कि आप लोग रोज चर्च आओ, गॉड आप पर भी जल्द कृपा करेंगे। इस चमत्कार के बाद आइलैंड के सभी लोग चर्च आने लगते हैं। पूरे आइलैंड में चर्च को लेकर एक नया विश्वास जाग उठा था। इसी वजह से कीन आइलैंड के स्कूल के सभी बच्चों को भी अब बाइबल की एक एक कॉपी घर ले जाने को दे देती है। लेकिन ये चीज शेरिफ हसन को पसंद नहीं आती क्योंकि वो एक मुस्लिम है और उनका बेटा अली भी घर पर बाइबल लाया है। हसन स्कूल की मीटिंग में इस बात को सबके सामने रखता है, पर कोई भी उनकी इस बात में उनका साथ नहीं देता सिवाय एरिन के। चर्च जाने वाले सभी लोग देखते ही देखते बिल्कुल तंदुरुस्त होने लगते हैं। राइली की मॉम को बिना चश्मे के दिखने लगा था, जो कि नामुमकिन था। राइली के डैड का सालों का कमर दर्द भी ठीक हो गया था। वहीं डॉक्टर सेरा की मॉम मिल्ड्रेड भी ठीक होकर चलने फिरने लगी थी, और ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उधर ठीक होने वाले सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो रोज चर्च जाकर फादर पॉल की दी हुई वाइन पी रहे थे। चारों तरफ चर्च के चमत्कारों की बातें हो रही थी, इसीलिए शेरिफ हसन का बेटा अली उनसे चर्च जाने को कहता है, जिस पर शेरिफ उसको मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये चमत्कार गॉड या फिर चर्च नहीं कर रहे, ये कुछ और ही चीज है। इस समय इस आइलैंड पर सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। सभी को लगता है कि शायद इस आइलैंड पर ईश्वर की कृपा हो गई है, पर एक चीज बहुत अजीब हो रही थी। फादर पॉल धीरे धीरे बीमार हो रहे थे। वो रोज चर्च में पिलाई जाने वाली वाइन में कुछ खून जैसा मिलाते थे। इधर लीजा ठीक होकर अब धीरे धीरे चलने लगी थी, इसीलिए वो राइली के भाई वॉरेन के साथ अपना समय बिताने लगती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि वो दोनों पहले ही एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। लीजा एक दिन जाकर जू को भी उसकी गलती के लिए माफ कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके पैर बेकार हो गए थे, पर वो उस चीज को भुला देती है। माफी पाकर जू बहुत खुश होता है, वो रोने लगता है। लीजा उसको शराब छोड़ने को कहती है। रात को राइली फादर के पास अपने डबल ए मीटिंग के लिए जाता है, जहाँ पर वो जू को भी बैठा हुआ देखता है। फादर पॉल उसको बताते हैं कि अब जू सुधरना चाहता है,
उसने शराब छोड़ने का फैसला कर लिया है। राइली ये सुनकर काफी खुश होता है। वहीं राइली और एरिन भी अब काफी पास आते जा रहे थे। उनके बीच अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन अचानक फादर पॉल चर्च में प्रार्थना करते वक्त बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फादर पॉल ये बता रहे होते हैं कि इस चर्च के पुराने फादर मॉन्सिग्नर प्रुइट जब अपने आखिरी समय में ठीक होने की उम्मीद में होली लैंड गए थे तो वो बहुत ज्यादा बीमार थे, क्योंकि बूढ़े होने की वजह से उनका वक्त बस खत्म होने वाला था। वो सफर पर अपने ग्रुप से बिछड़कर एक रेतीली तूफान में फंस गए थे। उस तूफान में उन्हें एक गुफा दिखाई दी। बाहर तूफान होने की वजह से उन्होंने उसके अंदर जाने का सोचा। उस गुफा में बहुत अंधेरा था। मॉन्सिग्नर जैसे ही अपना लाइटर जलाते हैं वैसे ही उनके सामने एक वैम्पायर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। वो उनका खून पीने लगता है, पर वो मॉन्सिग्नर प्रुइट को मारता नहीं है, वो उन्हें अपना खून पिला देता है। अगली सुबह जब मॉन्सिग्नर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को फिर से जवान पाते हैं। असल में वैम्पायर का ब्लड किसी को भी जवान और हर बीमारी से ठीक कर सकता है, जो कि मॉन्सिग्नर प्रुइट के साथ हो रहा था। असल में मॉन्सिग्नर प्रुइट कोई और नहीं बल्कि फादर पॉल ही थे, जो अब जवान होकर इस क्रॉकेट आइलैंड पर आए हैं। उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर कोई एंजल है जिसने उन्हें जवान कर दिया, इसीलिए वो उस मॉन्स्टर को भी क्रॉकेट आइलैंड पर अपने साथ एक बक्से में बंद कर ले आते हैं ताकि सब लोग उसका आशीर्वाद ले सके। असल में फादर मॉन्सिग्नर प्रुइट यानी कि पॉल सबको चर्च में वाइन के साथ उस वैम्पायर मॉन्स्टर का खून पिला रहे थे, इसीलिए सभी बीमार लोग ठीक होते जा रहे थे। डॉक्टर सेरा की मॉम भी उसी की वजह से दिन प्रतिदिन जवान और ठीक होती जा रही थी, क्योंकि वैम्पायर का ब्लड किसी भी चोट या फिर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अब रात में मिस कीन, मेयर और उसकी वाइफ डॉली फादर के घर पर बैठकर कल होने वाली पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी फादर अचानक से खून की उल्टी कर वहीं पर गिर जाते हैं। मेयर उनकी धड़कनें चेक करते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन तभी फादर एकदम से जाग जाते हैं, जो कि नामुमकिन था। वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए थे। कीन इसे गॉड का एक चमत्कार बताती है, पर मेयर और डॉली काफी डर चुके थे, जिसके बाद हमें एरिन को दिखाया जाता है। एरिन अपने डेली चेकअप के लिए डॉक्टर सेरा के पास जाती है। इस बार वो उसको बताती है कि उसके पेट में उसका बच्चा ही नहीं है, यानी किसी तरीके से उसका मिसकैरेज हो गया है, वो भी बिना उसको पता चले। ऐसा होना नामुमकिन है, पर इस आइलैंड पर तो अभी सिर्फ नामुमकिन चीजें ही हो रही थी। अपने बच्चे के बारे में जानकर एरिन बहुत दुखी होती है, लेकिन वो फिर भी एक बार मेनलैंड में किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है, जो उसे ये बताती है कि वो तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जिस पर एरिन उसको कहती है कि ये क्या कह रही हैं आप, मैंने इसे सोनोग्राफी मॉनिटर पर अपनी आंखों से देखा था, इसकी धड़कन भी महसूस की है। वो डॉक्टर एरिन को पागल लगने लगती है, जिसकी वजह से एरिन वहाँ से वापस आइलैंड पर आ जाती है। एरिन उसी दिन राइली से अपने घर पर मिलती है और उसके साथ अपना दर्द बांटती है। वो उसे अपने बच्चे के बारे में बताती है, जिसके साथ वो उसे अपनी लाइफ के बारे में भी बताती है कि उसकी मॉम एक बहुत बुरे इंसान थी। वो बचपन में उसको गाली देती थी और मारा करती थी, क्योंकि वो हमेशा से एक लड़का चाहती थी। इसलिए एरिन 16 साल की उम्र में इस आइलैंड से भाग गई थी, जहां बाहर बड़े शहरों में जाकर वो कुछ टाइम के लिए एक्टर बनी। लेकिन आखिर में उसने ऐसे इंसान से शादी कर ली थी जो उसकी मॉम की तरह ही उसको शराब पीकर मारता था, पर तभी उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसका बच्चा उसे अपनी जिंदगी के लिए एक नई उम्मीद दिखा, इसीलिए वो अपने पति को छोड़कर भाग गई और यहाँ आकर एक नई लाइफ शुरू की। पर अब उसकी उम्मीद यानी कि उसका बच्चा नहीं रहा। ये बातें सुनकर राइली रोने लगता है। वो भी एरिन को अपने बारे में बताता है कि जब से उसने गलती से तारा को अपनी कार से मारा है, तब से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। वो भी रातों को नहीं सो पाता। दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। राइली कल भी एरिन के पास आने को कहता है। उधर फादर पॉल दोबारा जिंदा होने के बाद धूप में नहीं निकल पा रहे थे। धूप उनके स्किन को जला रही थी। दरअसल फादर पॉल अब एक वैम्पायर बन चुके थे, क्योंकि मरते वक्त उनके शरीर में उस वैम्पायर मॉन्स्टर का खून था। अब अगर कोई भी इंसान जिसके शरीर में वैम्पायर ब्लड है, वो अगर मरता है तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा, लेकिन वैम्पायर बनकर। फादर भी अब वैम्पायर बन चुके थे, पर उन्हें अभी भी इस चीज का पता नहीं था। वो तो इसे गॉड का वरदान मान रहे थे। तभी उनके रूम में मिस कीन आती है और उनको बताती है कि मुझे, मेयर और डॉली को पता है कि आप ही मॉन्सिग्नर प्रुइट हैं। हमने आपके कमरे में आपकी जवानी की फोटो देख ली है, लेकिन हम ये राज किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि कीन के हिसाब से अब फादर गॉड का रूप है, क्योंकि वो जवान हो गए और मरकर वापस आ गए। कीन के जाते ही फादर पॉल
उनको भूख लगती है, लेकिन ये भूख खाने की नहीं होती। वो तेजी से अपने हाथ को बंद करते हैं और उनके हाथ से खून निकलने लगता है, जिसे वो पीने लगते हैं। वो क्रॉस से अपना हाथ काटकर अपना ही खून पीते हैं। दरअसल फादर अब एक खून पीने वाले वैम्पायर बन चुके हैं, इसीलिए अब उनको खून पीने की तलब लगेगी। लेकिन क्या इस आइलैंड के लोग फादर की इस हकीकत से रूबरू हो पाएंगे, या फिर फादर इस आइलैंड के सभी लोगों को वैम्पायर में कन्वर्ट कर देंगे? ये कहानी स्टार्टिंग में तो थोड़ी स्लो थी, लेकिन इस कहानी का एंड आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। फिलहाल तो ये कहानी का पहला पार्ट था, लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए आपको इसके सेकंड पार्ट का इंतजार करना होगा, और इसका सेकंड पार्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वेल दैट बीइंग सेड, आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।